नमस्कार। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी भाइयों बहनों मित्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष के लिए। मैं सर्वप्रथम ई गुरुकुल की टीम को विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस विशिष्ट कार्यक्रम की आयोजना के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी लोगों का, विशेषकर बच्चों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह अत्यंत सुखद है हम सब के लिए, भारतीय राजदूतावास के लिए, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है आयरलैंड में हिंदी के उज्जवल भविष्य के लिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, लेकिन हिंदी केवल भारत मात्र की भाषा नहीं है, बल्कि सही अर्थों में एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जिसका वैश्विक प्रभाव है, वैश्विक उपस्थिति है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली समझी जाने वाली भाषा बन गई है हिंदी। भारतीय समुदाय जो कि अनेक देशों में रहता है, बसता है, उन सबको भारत की भूमि से, भारत की संस्कृति से जोड़े हुए है हिंदी अनेक शताब्दियों से। कई देशों में, जैसे मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में, त्रिनिदाद टोबैगो में, नेपाल में, हिंदी बोलने वालों की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है और हिंदी की बहुत प्रमुख भूमिका है वहां के जनजीवन में। टीवी कार्यक्रमों की, फिल्मों की और संगीत की लोकप्रियता की दृष्टि से भी हिंदी की विश्वव्यापी छवि प्रकट होती है और विश्व भर में मैत्री का, सद्भाव का संदेश प्रेषित करती है हिंदी। आजादी के बाद से भारत में हिंदी का लगातार विस्तार हो रहा है। 1971 की जनगणना में लगभग 37% लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताई थी। 2011 की जनगणना में 43.6%, 43.6% लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अंकित किया। इसका अर्थ यह है कि इन 4 दशकों में हिंदी बोलने वालों की संख्या 25, मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 25% बढ़ी। लगभग 53 करोड़ लोग, 528 million people, Indians, spoke Hindi as their mother tongue, अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। लेकिन यदि हिंदी से मिलती जुलती अन्य भाषाओं को, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं को बोलने वाले और उनको अपनी मातृभाषा बताने वाले लोगों को भी यदि जोड़ लिया जाए तो हिंदी समझने वालों की संख्या, हिंदी बोल लेने की क्षमता रखने वाले भारतीयों की संख्या कम से कम 100 करोड़ ठहरती है। इससे निश्चित होता है मित्रों कि हिंदी के समक्ष समस्या संख्या की नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदी के सामने चुनौती यह है कि वे लोग जो कि हिंदी बोलते हैं, विशेषतः अंग्रेजी माध्यम में जिन्हें पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, वे हमेशा हीन भावना से और कुंठा से ग्रस्त रहते हैं। और यह समस्या केवल हिंदी मात्र की नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के भाषियों के समक्ष यह समस्या है कि वे हिंदी या मराठी या तेलुगु या तमिल बोलते समय अपने अंग्रेजी न जानने के प्रति कुंठित रहते हैं और हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं और शताब्दियों से पुष्पित, पल्लवित, फलित हो रहे हैं।
हिमालय से लेकर के महासागर तक भारत की सांस्कृतिक अभिधारणा रही है। हजारों वर्षों से, वैदिक काल से हजारों वर्षों से लोग आते जाते रहे हैं, आवागमन होता रहा है, व्यक्तियों का भी, विचारों का भी, सागर से लेकर के हिमालय तक और हिमालय से लेकर के सागर तक। कभी भी भाषा को लेकर के इस आदान प्रदान में कोई समस्या आई हो, कोई संकट आया हो, कोई वैमनस्य रहा हो देश में, देश के इतिहास में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि भारत जैसे विशाल देश में जैसे हम स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसे भूगोल बदलता है, वैसे वहाँ की जलवायु बदलती है, वैसे ही खान पान, वेशभूषा और भाषा भी बदलती है। लेकिन इस परिवर्तन में एक क्रम होता है, क्रमशः होता है। यह परिवर्तन क्रमिक होता है विभिन्न भाषाओं का, और इसके चलते एक समरसता होती है, एक श्रृंखला होती है, एक सूत्रता बनी रहती है भारत में, अगर आप सर्वेक्षण करें तो। लेकिन दुर्भाग्य से लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र से और अंग्रेजों के विभाजन करो और शासन करो की नीति से भारत में भाषागत विवाद पैदा किया गया। भाषाओं को लेकर के एक दूसरे को लड़ाया गया, भाषाओं के नाम पर वैमनस्य और विवाद बोए गए इस देश में। और हम धीरे धीरे यह भूल गए कि हम सब की, चाहे जो भी भारतीय भाषा हम बोलते हो मातृभाषा के रूप में या अपनी भाषा के रूप में, हमारी समस्या एक दूसरे से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के थोपे जाने से है और अंग्रेजी के समक्ष हमारी हीन भावना से है। भारतवर्ष में मित्रों कभी भी विदेशी विचारों और विदेशी भावों, विदेशी शब्दों के प्रति दुर्भाव नहीं रहा है। हमारी वैदिक प्रार्थना है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। कष्ट नई भाषाओं को स्वीकार करने में, नई भाषाओं को सीखने में, उनके शब्दों, उनके विचारों को आत्मसात करने में नहीं है। कष्ट विदेशी षड्यंत्र के कारण उनके अस्त्र शस्त्र के रूप में स्वयं को उपयोग होने देने में है, अपने देश की एकता के विरुद्ध, अपने ही लोगों के विकास के विरुद्ध और अपनी ही भाषाओं के घात के लिए। यह संकट है। दुर्भाग्य यह है कि विदेशी प्रभाव और विदेशी आंधी में हम उड़कर जमीन से अपना संपर्क खो बैठ रहे हैं। मित्रों, भारत की 70% जनता ग्रामीण है। वहां अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में न स्थापित किया जा सकता है, न किसी तरह से इसकी संभावना है। 1 लाख से भी कम लोग, 0.02% भारतीय 2011 की जनगणना के अनुसार अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा कहते हैं। अगर हम दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भी अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान रखने वाले लोगों को जोड़ें तो लगभग 12% लोग ही 2011 की जनगणना में हिंदी समझने वाले थे। तो इस प्रकार देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक एक सूत्रता के लिए उत्तरदायित्व ठहरता है देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी के ऊपर। और इसीलिए मैं समझता हूं कि देश की एकता के लिए, देश की एक सूत्रता के लिए यह आवश्यक है, यह अनिवार्य है कि हिंदी का देश के भीतर निरंतर विकास हो, विस्तार हो और संवर्धन हो। मैं आयरलैंड में स्थित भारतीय मित्रों को कुछ संदेश देना चाहूंगा। विशेषकर पहला संदेश तो यह है मित्रों कि
हम जब भी हिंदी की या अपनी अपनी मातृभाषाओं की बात करें तो हमेशा गर्व के बोध से करें, सम्मान के साथ करें। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रयत्न से विश्व के अनेक मंचों से हिंदी में भाषण दिए हैं और हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, तमिल, तेलुगु, अन्य भारतीय भाषाओं के भी जो उदाहरण है उनको प्रस्तुत किया है। यह एक विशेष संदेश है हम सब के लिए, सभी भारतीयों के लिए, कि हम अपनी अस्मिता और अपनी भाषा के प्रति आत्मीयता का बोध रखें और आत्मसम्मान का बोध रखें। मित्रों, यह भी एक बहुभाषी देश के लिए अनिवार्य है कि हम हिंदी भाषी जब अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों के समक्ष आए तो कभी भी अहंकार के साथ या उनके ऊपर अपनी भाषा थोपने के प्रयास में न रहे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमें स्वयं को उनकी स्थिति में रखकर देखना चाहिए, तब जो उचित लगे वही करना चाहिए उनके प्रति। और मैं समझता हूं कि ये आयरलैंड में कई 50,000 भारतीय मूल के लोग हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस बड़ी जन समुदाय की ओर से जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जो भी भाषागत कार्यक्रम हो, वो बहुभाषी हो और समावेशी हो। यदि हिंदी का कार्यक्रम हो तो उसमें अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों को भी सम्मिलित किया जाए और हम सब अनेक विभिन्न भाषाओं के जो कार्यक्रम हैं, उनकी कविताएं हैं, उनके नाटक हैं, उनके साहित्य पर चर्चा हो रही हो, उन सब में हम भाग लें। भारत की जो भाषागत विविधता है और भारत की जो समृद्धि है विचारों की, उन सब से तभी हम लाभ उठा पाएंगे और ये हम सब के लिए उपयोगी होगा यदि हम अपनी अपनी भाषाओं में जो नई उर्वरता उभर रही है उसको दूसरों के साथ बांटें और एक दूसरे से सीखें। सभी भारतीय भाषाओं के समक्ष यह चुनौती है कि उन भाषाओं को आज की दैनिक जीवनी से कैसे जोड़ें, आज की दैनिक समस्याओं के लिए उपयोगी कैसे बनाएं। आवश्यकता है कि विज्ञापन हो, पटकथाएं हो, संवाद हो, संगीत हो, पत्रकारिता हो, इन सब को अपनी मातृभाषा से कैसे और घनिष्ठ रूप में जोड़ा जाए। भारत जैसे देश के लिए भाषा केवल एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। भारत जैसे देश में, भारत की चिंतन परंपरा में भाषा केवल निर्जीव परिकल्पना नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा, अक्षरम ब्रह्म वाग वै ब्रह्म वाचम उपास्वैति। अक्षर ब्रह्म है, वाणी वाक ब्रह्म है, वाचम उपास्वैति। वाग की, वाणी की उपासना करो, यह उपासना के योग्य है। जो अक्षर है, जो वाणी है, वह गहन चिंतन मनन का पात्र है, ध्यान का पात्र है, अनंत समस्त ज्ञान का आगार भी है और समस्त ज्ञान का उद्गम भी है। हिंदी के या संस्कृत के शब्दों में हमारी हजारों वर्षों की जो चिंतन मनन परंपरा है, हमारे समाज का जो अनुभव है, जो दिव्य दृष्टि रही है हमारे ऋषियों की, वो सब परिलक्षित होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जैसे नमस्ते, यह गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग के समकक्ष नहीं है। नमस्ते के पीछे वैदिक दृष्टि है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि।
ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, ब्रह्म मुझ में भी है, ब्रह्म तुम में भी है। तो जो वैश्विक एक सूत्रता है, वैश्विक समता है, वैश्विक समरसता है, उसका संदेश, उसका दर्शन निहित है जस नमस्ते में। वह गुड मॉर्निंग से या गुड नाइट से या गुड इवनिंग से नहीं संप्रेषित होता है। यह हम सब के लिए अत्यंत सुखद अवसर है कि इतने दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा सशक्त दूरदर्शी नेतृत्व मिला है हमें, जो कि सतत प्रयास कर रहा है कि भारतीयों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव कैसे बढ़ाया जाए और भारतीय संस्कृति को केंद्रीय स्थान कैसे दिया जाए भारत के सर्वांगीण विकास में। भारतीय नई शिक्षा नीति जो उन्होंने घोषित की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान जो आरंभ किया है, ये दोनों ही ऐतिहासिक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास हैं। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें मित्रों यह याद रखना चाहिए कि इस महोत्सव की सार्थकता इसमें ही है कि हम पराधीनता और अंग्रेजी षड्यंत्र के कारण भाषागत विवाद, भाषागत वैमनस्य और कुंठा से भी मुक्ति पाएं। और इसके लिए 135 करोड़ भारतीयों को एकजुट होकर के प्रयत्न करना पड़ेगा, उदार भाव से। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, या जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आग्रह किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। समन्वित प्रयास से ही हमारे देश का भी विकास होगा और हम सब का व्यक्तिगत रूप में भी भविष्य उज्ज्वलतर होगा। और उसी एकजुट, एक दृष्टि, एक संकल्प के साथ जुड़े हुए प्रयत्न से ही आजादी के अमृत महोत्सव की भी सार्थकता होगी। एक बार पुनः विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और आपके मंगल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।